हेलो दोस्तों, परिवर्तन आधारशिला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्लास 6 के चैप्टर 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि शहरी क्षेत्र में आजीविका के क्या क्या साधन हैं, क्या क्या काम वहाँ पर रहने वाले लोग करते हैं। आप यहाँ पर एक शहरी दृश्य दिखाया गया, आप देख पा रहे होंगे कि कितनी भीड़ भाड़ वाला एरिया ये होता है। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं। 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, मतलब हम कहते हैं। और अब देखेंगे कि वहाँ क्या वे नौकरी करते हैं, क्या वे रोज़गार करते हैं, अपना जीवन कैसे चलाते हैं, रोज़गार और कमाई के मौके क्या सभी को समान रूप से मिलते हैं। आज हम इसी चैप्टर पे इसी बात की चर्चा करेंगे। सड़कों पर काम करना। यह वह शहर है जहाँ मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं गिनी चुनी बार आई हूँ। बड़ा शहर है। जब यहाँ आई तो मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई। हम सुबह ही मतलब घर से निकल गए थे, मुख्य सड़क की तरफ मुड़े। हमने देखा काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाले अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर, खीरे सजा रहे थे। फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी, सुंदर रंगीन फूल बेच रही थी। सड़क के दूसरी पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। चारों लोगों से घिरा हुआ था, हर कोई अखबारों को पढ़ना चाहता था। वहाँ पर जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई बसें गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के पास बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर रहा था। एक ग्राहक उसके पास पहले से ही था। एक औरत ठेलेगाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी लेकर जा रही थी। वहीं पर एक व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां लेकर जा रहा था। हमें उस जगह पर आ गए जहाँ रिक्शे वाले कतार में खड़े थे, ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने बाजार जाने के लिए, बाजार वहाँ से 2 किलोमीटर पर था। तो ये इन्होंने वहाँ की स्थिति बताई है। यहाँ पे एक बच्चू माझी वाला, एक रिक्शा वाला है, जो इसके बारे में बताया गया। मैं बिहार के गांव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता। जब कमाई होती है तो परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती। मैं शहर पहुंचा तो मैंने पुराना रिक्शा खरीदा। इसका पैसा किस्तों में चुकाया। काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूँ। ग्राहक जहाँ भी चाहना चाहें वहाँ छोड़ देता हूँ। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपये तक देता है। जब तबीयत ख़राब होती है तब काम नहीं कर पाता, फिर कमाई भी नहीं होती। और अपने दोस्तों के साथ किराए के मकान मेरे कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200-300 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें 100-150 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में मैं 2-3 बार अपने परिवार से मिलने जाता हूँ। पैसा शहर से भेजता हूँ। मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी कर थोड़ा बहुत कमा लेती है। तो ये इन्होंने एक रिक्शा वाले की कहानी बताई है। इसी तरह जो है कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, कोई सेवा देता है, स्वयं रोजगार में लगे हैं। उनका कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें, कहाँ से कहाँ अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। कभी कभी टूटे फूटे गत्तों के डिब्बे या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है। खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं तो प्लास्टिक बिछाकर इस तरह की दुकान भी लगा जाते हैं। जब पुलिस कभी कोई उन्हें दुकान हटाने के लिए कहती है तो उन्हें हटाना पड़ता है। उनके पास कोई ऐसी सुरक्षा भी नहीं होती। और ऐसी भी जगह है जहाँ कई जगह ऐसी हैं जहाँ ठेले वालों को घुसने नहीं दिया जाता। तो ठेले वाले जो चीज़ बेचते हैं वे अक्सर घर पर ज़्यादातर उनके परिवार वाले ही बनाते हैं। खरीद कर, साफ कर, छाँट कर बेचने के लिए तैयार उन्हें कर देते हैं। सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं, ज़्यादातर घर में ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ, ठेलों और पर सामान बेचते हैं। और एक जो है, ये जो फुटपाथ पे होता है कि इस तरह के ठेले वगैरह, तो क्या होता है, वे चलने वाले लोगों के लिए रुकावट की तरह देखा जाता है। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से इन्हें अभी कमाने का अधिकार मतलब मिला हुआ है कि इस तरह से ही जिसके पास जो भी साधन है वो उस तरह से अपनी आजीविका कमा सकता है।
शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ ठेलों पर सामान बेचने के लिए तय कर दिए गए हैं और उन्हें खुले रूप में आने जाने की अनुमति हो। वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। बाजार में जब हम पहुंचते हैं तो दुकान अभी खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल इत्यादि बिजली के सामान दुकानों की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था, मतलब अपॉइंटमेंट ले रखी थी। हम वहाँ पहुँच गए और हमारी बारी चली न जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर उसके दांतों का परीक्षण किया। डॉक्टर दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। मैं बहुत डर गई, क्योंकि उसने सोचा कि एक तो उसने अपना दांत खराब होने दिया, दूसरा इतना दर्द भी सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के शोरूम पर जाते हैं। सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहते हैं। शोरूम की 3 मंजिलें, हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े हैं। तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहाँ लड़कियों के कपड़े थे। बड़ी दुकान में हरप्रीत, पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे और त्योहारों के समय मेरे माँ उनकी मदद करते थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ हमने काम करना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी वंदना और मैं शोरूम चलाते हैं। वंदना बताती है कि हमने कुछ साल पहले ये शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है। आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए या रेडीमेड कपड़े खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस पर है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप में सजा कर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा से आता है। कुछ दिल्ली के पास के शहरों के गुड़गांव, नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से मंगवाते हैं और अपने शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। अखबारों में, सिनेमा में, हाल में रेडियो टेलीविज़न पर विज्ञापन भी दिए जाते हैं। शोरूम है वो किराए पर है और जल्दी हम इसे खरीद लेंगे। बाजार आसपास रहने वाले जैसे मुख्य बाजार बन गया, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया। हमने कार खरीद ली, पास की सोसाइटी में फ्लैट भी ले लिया। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर की बाजारों में अपनी दुकानें हैं। दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं, किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने का लाइसेंस होता है। नगर निगम निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। फैक्ट्री में बात करें तो मैं अपने कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा, निर्मला को जानती है जो ऐसे कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला काहे में कर रही है? जिस पे मतलब जरी वगैरह का वर्क होता है, किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रही है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी, फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। खचाखच भरी हुई बस थी। हर लोग स्टॉप पर चढ़ते ही जा रहे थे, उतर कोई नहीं रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे कोने में खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुर्ता ना बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी, लोग रोज ऐसे ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। मतलब इतनी भीड़ थी। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हमने भी एक मोड़ पर उतर गए। आज जान में जान आ गई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे, कुछ कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था वे शायद किसी का इंतजार कर रहे हों। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार हो उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि ये लेबर चौक है। क्या है ये लेबर चौक है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। दिहाड़ी होती है जो पर डे जो मजदूरी होती है। मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे थे वहाँ मजदूरी करते थे, कुछ बोझा ढोते और ट्रकों से सामान उतारते थे। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पाइप की लाइन के लिए खुदाई के लिए भी काम करते, लेकिन ये काम हमेशा नहीं मिलता। ऐसे हज़ारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि कभी न ख़त्म होने वाली पंक्तियाँ थीं जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे। उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति एक सिलाई मशीन पर लगा हुआ था। हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार हो रहे थे और एक तरफ का कपड़े तय करके लगाए जा रहे थे।
नेक्स्ट पॉइंट को देख रहे हैं। हमने निर्मला को ऐसी जगह पाया, मेरी बहन से मिलकर बहुत खुशी। उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाले कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला का काम पर बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वह रात 9 बजे काम शुरू करती है। वह 9 बजे काम शुरू करती है, रात 10 बजे तक काम निमट पाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये देर तक काम करने के मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है। फैक्ट्री वाले इन दर्जों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने उसके पास कोई काम नहीं रहता। निर्मला की तरह ज़्यादातर जो कारीगर होते हैं अनियमित रूप से लगे हुए, मतलब उनका कोई फिक्स वो नहीं है। कभी उन्हें काम होगा ज़्यादा तो उन्हें रखा जाएगा और जब कभी काम कम होगा तो उन्हें हटा दिया भी जाता है। मतलब उनको काम पर तभी आना है जब मालिक को उनकी ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है, मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है, फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तो नौकरी स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी का कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखते हैं। बिजली से चलने वाले करघों की यानी जो पावरलूम फैक्ट्री होती है, मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे काम करते हैं। उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। दफ्तर में बात करें, अब दफ्तर में कौन है? मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। हम शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था उन्होंने हमसे। हमने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया। हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। दफ्तर ऐसी जगह था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ बस की पंक्तियों की तरफ। मौसी बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं के काम का निरीक्षण करती है और शहर के विभिन्न भागों में जो आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं, उनसे भुगतान कर इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया। वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है। वह उनकी प्रगति रिपोर्ट देखती है, उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना होता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी होती हैं। नियमित तनख्वाह मिलती है। वे बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है। वे यह सब उम्मीद ये रख सकती है कि उनकी नौकरी जो है लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी हैं कि उनके बुढ़ापे के लिए बचत हो जाती है। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियां जो होती हैं उन्हें इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों की छुट्टियां मिलती हैं। वार्षिक छुट्टी के रूप में भी उन्हें कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा भी उन्हें मिलती है कि जो कंपनी है एक सीमा तक कर्मचारी और उसके परिवारों को इलाज का खर्चा चलाती है। ये कुछ कॉल सेंटर में काम करने का रोजगार का एक नया क्षेत्र दिखाया गया है कि जो उपभोक्ता है टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं और बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह उपभोक्ताओं की समस्या और उनसे जुड़े सवालों संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्राय हॉलनुमा कमरे में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने होते हैं जहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे होते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल कंपनी बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोल रही हैं। विदेशी कंपनियों का आकर्षण कारण है कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं सुधा की कि उन्होंने कहा कि उन्हें चिकित्सा की सुविधा मिलती थी और अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दिन छुट्टी मिलती है। शहर में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो दफ्तर, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर में या फैक्ट्री पर काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। आखिर दिन खत्म हुआ। मौसी की कार में थकी ईमानदी बैठ गए। आज बहुत मजा आया। मैंने सोचा कितना अच्छा है, शहर में इतने सारे लोग इतने तरह का काम करते हैं और कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं।
मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको कैसा लगा? फ्रेंड्स, भले ही ये हमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो प्री के क्वेश्चन, तो उसमें हेल्प ना करे, लेकिन ये हमें मेंस में आंसर, जिसमें हमें डेस्क्रिप्टिव आंसर देना होता है, उसमें हमें पक्का हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।